पिछले 2-3 सालों में इंडिया की इकोनॉमी के अकॉर्डिंग जो शेयर मार्केट ने परफॉर्मेंस दी है, उसके बाद से लगातार म्यूचुअल फंड और डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले रिटेल इन्वेस्टर्स का रुझान तेजी से बढ़ा है। बैंकिंग से पैसे निकल करके अब म्यूचुअल फंड और डायरेक्टली स्टॉक्स में आ रहे हैं। इसको लेकर के आरबीआई ने भी कंसर्न जारी किया था कि अब लोग बैंक में पैसा रखने के बजाय म्यूचुअल फंड में और डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना पसंद कर रहे हैं। इन सब के बीच में जो रिटेल इन्वेस्टर है उसने अभी बहुत बड़ा करेक्शन नहीं देखा है। अभी पिछले 1 साल 2 साल 3 साल से जो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किए हुए हैं, उन्होंने अभी बहुत बड़ा करेक्शन नहीं देखा है। और अगर आप पास्ट में जाएंगे तो 2020 का जो कोरोना काल की वजह से डिप आया था, इसके पहले 2008 में करेक्शन आया था, उससे पहले बहुत बड़े बड़े करेक्शन आए हैं जिसमें जो इन्वेस्टेड वैल्यू है वो 40% 30% तक नेगेटिव में चला जाता है। लगातार ऐसे भी वर्ष देखने को मिले हैं जब 2 साल 1 साल तक आपका पैसा लगातार निगेटिव में रिटर्न दे रहा था। इस सारे कंडीशन को ध्यान में रखते हुए रिटेल इन्वेस्टर जो पहली बार म्यूचुअल फंड में या फिर डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके मन में एक प्रश्न बहुत बार उठता है कि कई बार वो इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू या फिर लमसम के थ्रू, तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद से उनका पैसा निगेटिव में जाने लगता है क्योंकि मार्केट थोड़ा सा करेक्ट कर रही होती है। तो उनके मन में एक संभावना उत्पन्न होती है कि क्या ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं कि मेरा इन्वेस्टमेंट जो म्यूचुअल फंड में है वो जीरो हो जाए घटते घटते, क्योंकि यहाँ पर कोई रिटर्न में आपको दिया तो नहीं जा रहा है कि आपको 10% या फिर 8% रिटर्न देखने को मिलेगा। ये सब कुछ मार्केट के सिचुएशन पर डिपेंड करती है। तो इसी प्रश्न का उत्तर आज इस वीडियो में हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा संभव है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ आपका पैसा पूरी तरीके से डूब जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने से पहले आपको म्यूचुअल फंड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आपका पैसा शेयर मार्केट में ही लगता है। शेयर मार्केट जो है वो बेसिकली एक मार्केट है जहां पर कंपनीज के शेयर्स यानी कि स्टॉक्स के खरीद और बिक्री का काम चलता है। जैसे आप सब्जी मार्केट जानते हैं, वहां पर क्या होता है, सब्जियों की खरीद और बिक्री होती है। उसी प्रकार से शेयर मार्केट में शेयर्स यानी कंपनी के स्टॉक्स की खरीद और बिक्री होती है। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स परचेज करते हैं यानी कि किसी कंपनी, जैसे मान लीजिए एबीसी कोई कंपनी है, तो इसका स्टॉक आपने परचेज किया, तो इसका स्टॉक जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि इस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, साथ ही साथ इस कंपनी को लेकर के मार्केट में न्यूज़ कैसी चल रही है, यानी लोगों के बीच इस कंपनी के फंडामेंटल्स को लेकर के सेंटिमेंट्स कैसा है, इसके साथ ही साथ इस कंपनी के शेयर की डिमांड कितनी है और सप्लाई कितना है, क्योंकि सप्लाई और डिमांड से ही किसी भी वस्तु का एक तरीके से प्राइस जो होता है वो डिसाइड होता है। इन सारे फैक्टर्स पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर मान लीजिए एबीसी कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत बुरा है तो इसके प्राइस लगातार नीचे जाएंगे। जब प्राइस नीचे जाएंगे और फंडामेंटल इनका अच्छा नहीं है तो नो डाउट इनकी जो डिमांड है वो कम होने लगेगी। अब जब भी मार्केट में किसी भी कंपनी का स्टॉक या फिर शेयर आईपीओ के माध्यम से आता है तो वो पहले से फिक्स हो जाता है कि कंपनी का इतना शेयर होगा। तो जब डिमांड कम हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, कंपनी का शेयर तो फिक्स है लेकिन डिमांड कम हो रही है तो कोई भी उसे परचेज नहीं करेगा और जितना पहले से सप्लाई था उतना सप्लाई तो कांस्टेंट बना रहेगा। तो डिमांड एक तरीके से कम हो गई और सप्लाई धीरे धीरे करते हुए बढ़ती चली गई। एक्स्ट्रा शेयर या फिर स्टॉक बढ़ेंगे नहीं, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोई खरीद नहीं रहा है तो वो एक तरीके से धीरे धीरे करके जो लोग बेच रहे हैं उसकी वजह से वो बढ़ता चला जाएगा। और डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो इसका रेट ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा। कई बार ऐसा देखा गया है, कई शेयर्स के प्राइस जो हैं वो बहुत हाई से बहुत नीचे तक आ चुके हैं। तो ये पॉसिबल है कि किसी कंपनी का जो शेयर है वो जीरो पर आ जाए, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो इस कंडीशन में आप अपने निष्कर्ष पर पहुंच चुके होंगे कि अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी किसी कंपनी का डायरेक्टली शेयर खरीदते हैं तो वहां पर संभावना है कि आपका पैसा घट करके जीरो हो जाए, क्योंकि अगर उस कंपनी का शेयर का प्राइस घट करके जीरो हो गया तो आपका पैसा भी, इन्वेस्टमेंट किया हुआ अमाउंट भी जीरो हो सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट अलग है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि बहुत सारे जो कंपनीज होते हैं उनके स्टॉक्स का ये एक तरीके से बास्केट होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कई कंपनी हैं, जैसे मान लीजिए एबीसी कंपनी है, इसके बाद से मान लीजिए कि आरएस कंपनी है, इसके बाद से मान लीजिए XYZ कंपनी है, इसके बाद से मान लीजिए PQR कंपनी है। ऐसे बहुत सारे 50, 60, 100 कंपनी हो सकती हैं जिनका जो स्टॉक्स है उनका बास्केट बना करके एक ये म्यूचुअल फंड बना दिया गया है।
अब आपका पैसा पूरी तरीके से म्यूचुअल फंड में कब डूबेगा? जब ये एबीसी कंपनी का भी स्टॉक का प्राइस जीरो हो जाए, जब ये आरएस कंपनी का भी स्टॉक का प्राइस जीरो हो जाए, जब XYZ का भी स्टॉक का प्राइस जीरो हो जाए और PQR का भी स्टॉक का प्राइस जीरो हो जाए, ठीक है, तभी आपका म्यूचुअल फंड का पूरा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ डूब सकता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड की बात कर लें, जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ अमाउंट जो उस एएमसी का पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो के हिसाब से उसी प्रपोर्शन में इन्वेस्ट कर दिया जाता है जिस प्रपोर्शन में उन्होंने एक्सपोजर ले रखा है पर्टिकुलर उस स्टॉक में। तो इस प्रपोर्शन में, इस कंपनी में जो आपका प्रपोर्शन गया इन्वेस्टमेंट का, वो जीरो कब होगा? जब इस कंपनी का शेयर का प्राइस जीरो हो जाएगा। मान लीजिए एबीसी कंपनी के शेयर का प्राइस जीरो हो गया, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये वाला अमाउंट आपका जीरो हो जाएगा। लेकिन क्या ये संभव है कि सारी कंपनी का प्राइस एक साथ जीरो हो जाए? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है? ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो घूम फिर करके आप 3 प्रकार के कंपनियों का ही एक्सपोजर लेते हैं। पहला, आप लार्ज कैप का एक्सपोजर लेते हैं, दूसरा मिड कैप की कंपनी का एक्सपोजर लेते हैं और तीसरा स्मॉल कैप की कंपनी का एक्सपोजर लेते हैं। जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके हिसाब से ये तय है कि जो 20,000 करोड़ जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा वो कंपनी लार्ज कैप की कंपनी बोली जाएगी। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? कंपनी के एक शेयर का जो प्राइस है और पब्लिक डोमेन में जितनी उस कंपनी के शेयर हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो अवेलेबल हैं पब्लिक डोमेन में और पर शेयर प्राइस जो मल्टीप्लाई करेंगे उसकी जो वैल्यू आएगी उसी को मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद से अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर आती है तो इसे लार्ज कैप की कंपनी बोला जाएगा। मिड कैप की कंपनी उस कंपनी को बोला जाता है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से लेकर के 20,000 करोड़ के बीच में होता है। स्मॉल कैप की कंपनी उस कंपनी को बोला जाता है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम का होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एएमसी जो अपना पोर्टफोलियो डिसाइड की है वो फिक्स नहीं है, वो हमेशा बदलता रहता है। जो फंड मैनेजर होते हैं वो अपने स्टॉक्स में लगातार वो परिवर्तन करते रहते हैं। तो मान लीजिए कि आपके बिहाफ पर वो एएमसी पर्टिकुलर किसी एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की होगी और वो मान लीजिए कि वो स्मॉल कैप का वो कंपनी होगा। तो जब स्मॉल कैप का वो कंपनी होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये मान लीजिए शेयर का प्राइस जीरो हो गया, तो वो एएमसी का काम ही ये है कि कौन सा उनके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं और कौन सा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब भी इसके शेयर का प्राइस जीरो होगा या फिर ये परफॉर्म नहीं कर रही है तो वो एएमसी के जो फंड मैनेजर होंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक को जिसमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया गया था उस स्टॉक से अपना पैसा निकाल करके दूसरे स्टॉक में चले जाएंगे। यानी कि आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पर एक फंड मैनेजर अलॉट है जो कि इन्हीं सभी चीज़ों को देखता रहता है कि कौन सा स्टॉक परफॉर्म कर रहा है और कौन सा नहीं परफॉर्म कर रहा है, और जो परफॉर्म नहीं कर रहा होता है उसमें से वो आपके इन्वेस्टेड किए गए अमाउंट को निकाल करके दूसरे किसी परफॉर्म करने वाले स्टॉक में पैसे को इन्वेस्ट कर देता है। तो यहां पर आपका पैसा जीरो होगा ये आपको सोचना ही नहीं है। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि आपके बिहार पर आपका फंड मैनेजर जो है उस एएमसी का वो क्या कर रहा है कि वो ऐसे स्टॉक्स को लगातार अपने पोर्टफोलियो से हटा रहा है जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो पहला तो ये शर्त हो गया कि आपका पैसा जीरो होने की संभावना ना के बराबर है। दूसरा, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी प्रकार का आप स्कीम लेंगे, चाहे आप लार्ज कैप ले लीजिए, चाहे मिड कैप ले लीजिए या फिर स्मॉल कैप ले लीजिए। मिड कैप का मान लीजिए आपने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड लिया, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने वो म्यूचुअल फंड ले लिया। अब वो म्यूचुअल फंड में शर्त ये है सेबी की तरफ से कि आपको 65% मिनिमम जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होगा वो मिड कैप की कंपनी का करना होगा। और इससे पहले जितनी भी कंपनियां हैं वो बीएससी और एनएससी जो कि 2 सबसे बड़े एक्सचेंज हैं देश में, उनके साथ ये रजिस्टर्ड हैं। अब कंपनी रजिस्टर्ड है तो किसी ना किसी सीरियल नंबर पर रजिस्टर्ड होंगी। तो G1 से लेकर के और 100 सीरियल नंबर तक की जो कंपनियां हैं उसे लार्ज कैप की कंपनी बोला जाता है, क्योंकि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 20,000 करोड़ से ऊपर है। 101 सीरियल नंबर से लेकर के 250 सीरियल नंबर तक की कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में है। और 251 से लेकर के 5200 तक की कंपनियां जो लिस्टेड हैं वो स्मॉल कैप की कंपनी बोला जाता है, क्योंकि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 5,000 करोड़ से नीचे है। अब सेबी ने ये गाइडलाइन बना रखा है कि मिड कैप कंपनी का म्यूचुअल फंड अगर आप लेते हैं तो मिनिमम 65% आपको रखना है। मान लीजिए यहाँ से कोई कंपनी का स्टॉक, मान लीजिए एबीसी कंपनी का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, मतलब कि आपके बिहाफ पर आपका फंड मैनेजर, मतलब कि मोतीलाल ओसवाल
मिड कैप का जो फंड मैनेजर होगा वो मान लीजिए एबीसी स्टॉक में उसने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। जब वो इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है और मान लीजिए ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और इसके शेयर का प्राइस घटता चला गया। जब शेयर का प्राइस घटेगा तो जाहिर सी बात है इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी घटेगा। अब जब मार्केट कैपिटलाइजेशन घट के मान लीजिए 5,000 करोड़ से नीचे आ गया, तो 5,000 करोड़ से नीचे आएगा तो ये मिड कैप की कंपनी से निकल करके, यानी इस कंपनी से निकल करके ये इस वाली कंपनी में आ जाएगी, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे ही 5,000 करोड़ से नीचे होगा ये स्मॉल कैप की कंपनी में कंसीडर होने लगेगी। तो उस कंडीशन में एक तो फंड मैनेजर लगातार आपके उस एबीसी स्टॉक पर नजर बनाए होगा कि ये कैसा परफॉर्म कर रही है। एक तो उनके पास ऑप्शन था कि वहां से ये एग्जिट कर जाएं, किसी दूसरे परफॉर्म करने वाले मिड कैप कंपनी में वो इन्वेस्ट कर सकते थे, क्योंकि उनके पास यहां पर 150 कंपनी का ऑप्शन है और जो मिनिमम 65% रखना है वो 150 कंपनी का उनके पास ऑप्शन है। अब जब यहां से ये कंपनी हटा तो यहां से जो कंपनी परफॉर्म कर रही होगी, जो कि 5,000 करोड़ से ऊपर जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका होगा, वो इसमें चली जाएगी। तो अब यहां पर ये जो सीरियल नंबर है वो फिक्स नहीं है कि इसी कंपनी का हमेशा वो इस लार्ज कैप बनी रहेगी। अगर उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो गया तो वो लार्ज से मिड में आ सकती है और मिड से वो स्मॉल में जा सकती है। तो सेबी के गाइडलाइन के अनुसार मिनिमम 65% आपको रखना है। तो ऑटोमेटिक ये फंड अगर इससे नीचे जाती है तो आपका एबीसी में से आपका एक्सपोजर उस एएमसी को हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो मिड से अब स्मॉल में जा चुकी है। बावजूद इसके अगर वो इसमें एक्सपोजर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फंड मैनेजर ऐसा करते नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? देखिए, उनके ऊपर भी प्रेशर होता है कि अगर आपको रिटर्न बना करके नहीं देंगे तो आप अपना पैसा निकाल करके उस म्यूचुअल फंड में चले जाएंगे जो कि रिटर्न बना रहा होगा। तो उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है अपने पोर्टफोलियो को लगातार देखने के लिए कि कौन सा स्टॉक परफॉर्म कर रहा है और कौन सा नहीं परफॉर्म कर रहा है। तो एक तो आप ऐसे समझिए कि ये जो जितनी भी कंपनी होती हैं वो फिक्स नहीं है कि लार्ज बन गई तो लार्ज ही हमेशा रहेगी। मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे ही 20,000 करोड़ से नीचे आया तो वो लार्ज से मिड में आ जाएगी, और जैसे ही 5,000 करोड़ से नीचे आ गया तो वो मिड से स्मॉल में चली जाएगी, और जैसे ही ये स्मॉल में जाएगी तो अगर मान लीजिए अगर आपने लार्ज कैप का कोई म्यूचुअल फंड ले रखा है तो लार्ज कैप में शर्त ये होती है कि मिनिमम आपका 80% लार्ज कैप में एक्सपोजर रखा जाएगा। तो उस कंडीशन में ये वाली कंपनी, मान लीजिए एबीसी कंपनी, जो कि पहले मान लीजिए लार्ज में थी, फिर मिड में आ गई, फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन घटने की वजह से स्मॉल में आ गया, तो चाहकर भी फंड मैनेजर इसमें आपका पैसा नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि ये लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड आपने लिया था और उस कंडीशन में ये स्मॉल कैप में आ चुका है, इस वजह से इसका एक्सपोजर नहीं लिया जाएगा। तो इस प्रकार से म्यूचुअल फंड में आपके पैसे के डूबने की संभावनाएं लगभग 0 के बराबर होती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप अपने स्क्रीन पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड को देख पा रहे होंगे, जो कि लार्ज कैप का फंड है। यहाँ पर ये कोई भी सेल या फिर बाई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो मेक श्योर कि जब भी आप किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉपर रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। यहाँ पर अगर मैं आपको होल्डिंग दिखाऊँ कि किस किस कंपनी के स्टॉक्स में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं होल्डिंग में टोटल 72 कंपनी में आपका पैसा जा रहा है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लार्ज कैप की कंपनी मैंने आपको बताया था 1 सीरियल नंबर से लेकर के 100 सीरियल नंबर तक होती है, यानी कि फंड मैनेजर के पास ऑप्शन है कि 100 कंपनी में आपका एक्सपोजर रख सकती है। अब इन 100 में से जो बेहतरीन 72 होगी उसमें इन्होंने आपका एक्सपोजर ले रखा है। अब यहाँ पर अगर मैं इन कंपनी को दिखाऊँ, जैसे देखिए आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड प्राइवेट बैंक में दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, L&T लार्सन एंड टर्बो, HDFC बैंक प्राइवेट बैंक में सबसे बड़ा बैंक है HDFC बैंक। इसके अलावा देख सकते हैं एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, इंफोसिस लिमिटेड। इसके अलावा आप देख सकते हैं भारती एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। इसके अलावा आप देख सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प, ITC, NTPC, ICICI प्रूडेंशियल, भारत पेट्रोलियम, ऑयल एंड नेचुरल गैस, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, HCL टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा। आप इन सभी कंपनी को एक बार ध्यान से देखिए, क्या ये सभी कंपनी के शेयर के प्राइस कभी जीरो जाएंगे? अगर ये सभी कंपनी के शेयर के प्राइस जीरो चले गए, यानी इंडिया की इकोनॉमी समझ लीजिए जीरो पे चली जाएगी, क्योंकि ये एक तरीके से इंडिया के इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। जो सबसे बड़ी 100 कंपनियां होती हैं, जैसे हम जीडीपी कैसे निकालते हैं, हमारे देश में एक फाइनेंशियल ईयर में देश के बाउंड्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत हो या फिर सर्विसेज के अंतर्गत हो, जो कि उसका पैसे के रूप में उसका जो वैल्यू होगा उसे ही टोटल हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि अगर ये सारी कंपनी का परफॉर्मेंस जीरो हो जाए, यानी कि कोई भी सर्विस नहीं दिया जा रहा है, कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जीडीपी भी हमारी जीरो हो जाएगी। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए कि जब भी आप म्यूचुअल फंड के थ्रू
इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी के थ्रू हो गया या फिर लमसम के थ्रू हो गया, तो म्यूचुअल फंड चूंकि एक स्टॉक का कोई एक केवल स्टॉक नहीं है, बल्कि इस एक बास्केट है जिसमें बहुत सारे कंपनी के स्टॉक्स हैं। हो सकता है कि इस बास्केट में एक स्टॉक परफॉर्म ना कर रहा हो सकता है कि इसके जीरो जाने की संभावना है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि ये सारे स्टॉक्स जीरो चले जाएं। अगर सारे स्टॉक्स जीरो चले जाएंगे तो आपका इंडिया का इकोनॉमी ही जीरो हो जाएगा, जो कि संभव ही नहीं है। ठीक है, और जब भी आप बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, तो कोई भी एक म्यूचुअल फंड अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है या फिर उसका शेयर का प्राइस जीरो चला गया, तो फंड मैनेजर बैठा हुआ है इन सभी चीज़ों से डील करने के लिए। ये प्राइस जैसे ही घटेगा, ये आपका स्टॉक्स इसमें से निकाल करके किसी दूसरे स्टॉक को वो यहाँ पर डाल देंगे जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही होगी। तो इसको लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि म्यूचुअल फंड में आपका पैसा जीरो होने की संभावना 0% है। हाँ, अगर आप डायरेक्टली किसी स्टॉक्स में, डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां पर आपका पैसा डूबने या फिर जीरो होने की संभावना रहती है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपका पैसा डूबने या फिर जीरो होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। अगर म्यूचुअल फंड में लगाया गया पैसा डूब गया तो समझ लीजिए इंडिया की इकोनॉमी ही डूब जाएगी। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।